वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मॉडल पेपर के लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से अभी सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 तक हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, जो आपको हमारे प्लेलिस्ट में दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया कि यदि cos A बराबर होगा 3/4 के, तो sin A और tan A का मान परिकलित करिए या ज्ञात करिए। अब आपको इसको बनाने का दो तरीका है। पहला तो cos A हमें दिया गया, तो हमें B/H पता है, तो BH पता है, तो P निकाल लेंगे और P निकलते ही हमें sin A और tan A मिल जाएगा। और इसको बनाने का दूसरा तरीका यह है कि cos A दिया गया, तो हम लोग sin स्क्वायर A जोड़ cos स्क्वायर A बराबर 1 होता है, तो उसके हेल्प से हम लोग sin A निकाल लेंगे। और जब हमें cos A और sin A पता होगा तो वहां से हम tan A पता कर लेंगे। ओके, अब दोनों मेथड से हम यहां पे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड, यहां से देखो कि हमें cos A दिया गया और cos A 3/4 के बराबर है, और हमें यह पता है कि cos A का फॉर्मूला B/H होता है। यहां से B कितना मिल गया। अब देखो ये अनुपात में है, तो इसको आप K में मान सकते हो या X में मान सकते हो। 3K आ जाएगा। H कितना आ गया, 4K आ गया। P कितना होगा, P नहीं पता, हमें P ज्ञात करना होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या इसको आप H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कह सकते हो। क्यों? क्योंकि H कहने का मतलब हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। P कहने का मतलब परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब कहलाता है। B कहने का मतलब बेस, जिसको हिंदी में आधार कहते हैं। हमें चाहिए क्या, P, तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहां से आप इसको लिख सकते हो P स्क्वायर कहने का मतलब P को आप P ही रहने दो, तो P स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो H स्क्वायर कहने का मतलब H के जगह पे 4K है, 4K का स्क्वायर। B के जगह पे 3K है, 3K का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करने पे 16, 16K स्क्वायर आ जाएगा। 3 का वर्ग करने पे 9, 9K स्क्वायर आ जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7, यह आ जाएगा 7K स्क्वायर। या हमें P की जरूरत पड़ी तो P बराबर हो जाएगा √7K स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हो √7K। कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया sin A और tan A। sin A का फॉर्मूला क्या होता है, अब बोलोगे सर P/H होता है। अब P/H कहने का मतलब √7K और बट्टा H के जगह पे 4K, K से K कट जाएगा तो √7/4 आ गया। दूसरा tan A चाहिए, तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। और P/B कहने का मतलब P कितना है, √7K, और B कितना है, तो B आपको यहां पे दिया गया है 3K। अब K से K कट जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा √7/3। यहां से आपको आंसर मिल गया दोनों। ये तो पहला तरीका था। अब सेकंड मेथड यहां पे देखो, सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें यह पता है कि cos A ये बराबर है 3/4 के। हमें इतना पता है कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A 1 के बराबर होता है। इसका मतलब sin A अगर निकालेंगे तो ये हमें आ जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर A। इसको आप लिख सकते हो √1 माइनस cos A का वैल्यू 3/4, तो ये 3/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो √1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यह आ जाएगा √16 माइनस 9/16, या आप इसको लिख सकते हो √7/16, या रूट से 7 तो बाहर नहीं आएगा, तो √7 अब बट्टे 16 के जगह पे कितना आ जाएगा, 4। sin A मिल गया, एक आंसर आपको मिल गया। दूसरा आपको चाहिए tan A। हमें यह पता है कि tan A का फॉर्मूला क्या होता है, sin A/cos A। अब देखो sin A कितना है, √7/4, cos A कितना है, 3/4। इसको आप ऐसे लिख सकते हो √7 × 4 और बट्टा 4 × 3। 4 से 4 कट गया, यहां से आपको √7/3 यह आपका tan A के इक्वल हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहां आपसे पूछा गया कि यदि sin 3A बराबर cos A माइनस 26 डिग्री हो, तो 3A एक न्यून कोण हो, तो A का मान ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पे समझते हैं। हमें दे रखा है कि sin 3A ये बराबर हो रहा है cos
a माइनस 26 के। इसको आप एक बात बताओ, हमें यह पता है कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। इसको आप लिख सकते हो cos 90 माइनस 3a। अगर cos 90 माइनस थीटा करें तो साइन थीटा आएगा, मतलब साइन 3a के बराबर आएगा, और यह बराबर हो गया किसके, cos a माइनस 26 के। अब यहां से देखो cos से cos कट गया, आपको मिल गया 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब a को एक तरफ कर लो और नंबर को दूसरी तरफ कर लो, तो 90 अब प्लस 26, ये बराबर हो जाएगा a प्लस 3a के। 90 प्लस 26 करो 6 और 9 2 11, 3a और 1a 4a आ जाएगा। हमें चाहिए a का वैल्यू, a आ जाएगा 116/4। हमें पता है 29 चौका 116 होता है, यहां से a आपको 29 डिग्री मिल गया, यही करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा गुने 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा गुने 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। मान किसका निकालना है? मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और गुने 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा और गुने 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको इतना पता होगा फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको एक ये पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और इतना मालूम होगा कि कॉस बाय साइन कॉट होता है, इसका मतलब ये कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब एक चीज देखो, यहां से हमें दिया हुआ है कॉट थीटा कितना? 7/8। चाहिए क्या? कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसको सिर्फ वर्ग कर देना है, इसका मतलब 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का वर्ग करने पे 49, 8 का वर्ग करने पे 64, 49/64 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो हमें क्या करना है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। यहां से समझो, पहले हम लोग एक वृत्त ले लेते हैं, यह रहा आपका वृत्त। ओके, अब इस वृत्त में हमें क्या सब दे रखा है वो सब आप मान लो। हमें कहा गया कि बिंदु A से, हम लोग मान लेते हैं कि यहां बिंदु A है जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, हम मान लेते हैं वृत्त का केंद्र ये रहा, इसको आप O मान लो। बिंदु A है, कितनी दूरी पे है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो यहां से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, सपोज करो, इसको बिंदु A मान लिया। 5 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। अब वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचो, यह वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। यह समझो स्ट्रेट लाइन है, और यह वृत्त की स्पर्श रेखा, इसका मतलब सपोज करते हैं कि यह बिंदु T रहा, और यह कितना है? 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में पूछा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ये आपसे पूछ लिया गया कि OT कितना होगा, क्योंकि OT ही वृत्त का त्रिज्या होगा। हमें इतना पता है थ्योरम से कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पे लंब होती है, इसका मतलब AOT एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज OTA में, अगर OTA की बात करें तो हमें पता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका मतलब OA स्क्वायर बराबर हो जाएगा OT स्क्वायर अब प्लस AT स्क्वायर का। अब वैल्यू पुट करो, OA के प्लेस पे 5 है तो 5 का वर्ग, OT कोई जानकारी नहीं है, ऐसे ही रहने दो, AT 4 है,
4 का स्क्वायर, इसको आप यहां पे लिख सकते हो 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, और ये बराबर हो जाएगा ओटी स्क्वायर के। 5 का वर्ग करने पे 25, 4 का वर्ग करने पे 16, और ये ओटी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि ओटी ज्ञात करें, तो ओटी बराबर कितना आ जाएगा, रूट अंडर 25 माइनस 16, 16 9 25 मतलब रूट अंडर 9, या आप इसको 3 कह सकते हो। और ओटी क्या है, यहां पे समझो ओटी वृत्त की त्रिज्या है, हम लोग कह सकते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर के। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां आपसे पूछा गया कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। मतलब वृत्त की परिधि दी गई और हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पे समझो। तो पहले हमें वृत्त की परिधि का यूज करते हुए पहले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेनी है। तो वृत्त की परिधि बराबर दिया गया 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, और यह बराबर हो जाएगा 44 के। इसका मतलब 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर होगा 44 के। हमें आर का मान चाहिए, आर को एक तरफ रखो, सारे नंबर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लो। यहां से आ जाएगा 44, यहां ये गुना में 7 भाग में 22, और ये कितना आ जाएगा 1/2, 22 से कम 22, 22 दूना 44, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब आर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर के बराबर। अब एक बात बताओ कि अगर चतुर्थांश की बात करें तो चतुर्थांश कहने का मतलब क्वाड्रेंट। अब ये टोटल अगर देखो कि एक वृत्त जो है वो 4 भागों में अगर बांटेंगे तो एक कोण कितना का आएगा, 90 डिग्री का आएगा। या आप इसको ऐसे सीख सकते हो 360/4 बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का। यहां से हम लोग कह सकते हैं तो थीटा हमें कितना मिल गया, थीटा बराबर 90 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, वही फॉर्मूला यहां यूज करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। इसका मतलब यहां समझो कि पाई के जगह पे 22/7, आर स्क्वायर कहने का मतलब त्रिज्या कितना है 7, 7 गुने 7, थीटा के जगह पे 90 डिग्री और गुने 360। 7 से 7 कट गया, 9 चौके 36, 4 आ गया, 2 दूना 4, 11 दूना 22 आ गया। 11 को 7 से गुना करेंगे तो 77 आएगा, मतलब 77/2 सेंटीमीटर। और 77/2 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, 38 दूना 76, 38.5 सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है तो वर्ग होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हमें क्वेश्चन में पूछा गया था चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने, तो यह हमें मिल गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। मतलब कहा गया क्वेश्चन में कि एक तार वृत्त के रूप में है और जिसकी त्रिज्या हमें दी गई है, तो हमें पहले यहां से क्या करना है, वृत्त की परिधि ज्ञात कर लेनी है। और इसके बाद कहा गया कि जितना वृत्त का परिधि होगा उतना ही वर्ग की परिधि होगी। बोलोगे सर ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि उसी तार का यूज वर्ग बनाने के लिए किया जा रहा है। तो यहां से आप समझो, पहले हमें वृत्ताकार तार की परिधि ज्ञात करनी है। वृत्ताकार तार की परिधि, अब जो वृत्ताकार तार की परिधि होगी वही वृत्ताकार तार की लंबाई होगी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। इसका मतलब 2 गुने पाई के जगह पे 22/7 और त्रिज्या के जगह पे 84 आ जाएगा। ओके, 7 कम 7 बर 84, 12 को 2 से गुना करेंगे 24, 24 को 22 से गुना करेंगे 24 दूना 48 का 8, हाथ में 4, 24 दूना 48 और 4 52, मतलब आपको 528 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब देखो
कि इसी का यूज किसके लिए किया जाता है, तो वर्ग बनाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। परिमाप। अब एक बात बताओ, वृत्त की परिधि कितनी है, 528, और वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला 4 गुने भुजा होता है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करिए, मतलब आपको भुजा ज्ञात करना है। यहां से आप कह सकते हो कि भुजा बराबर हो जाएगा 528/4, 4 एकम 4, 1 5, 4 तिया 12 और 4 दूना 8। यहां से कितना मिल गया, 132 सेंटीमीटर। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करिए। आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पहले समझना होगा। जब एक शेप को पिघला करके दूसरे शेप में बदला जाए तो दोनों शेप का आयतन समान होगा। इसका मतलब गोला को पिघला करके बेलन बनाया गया तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। अब इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यहां से आप कह सकते हो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन। आपको फॉर्मूला पता होगा गोले के आयतन का, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, एक के लिए हमने छोटे आर का यूज किया और एक के लिए हमने बड़े आर का यूज किया ताकि कंफ्यूजन ना हो। पाई से पाई कट जाएगा, 4/3। अब देखो गोले की त्रिज्या कितनी है, तो गोले की त्रिज्या हमें 4.2 सेंटीमीटर दिया गया। इसका मतलब 4.2 गुने 4.2 और गुने 4.2 बराबर पिघला करके बेलन बनाया गया जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 6 गुने 6। और हमें बेलन की ऊंचाई के बारे में कुछ नहीं पता, इसको h रहने दो। h कहने का मतलब हाइट हो गया। इसको आप यहां से लिख सकते हो 4/3 गुने 4.2 गुने 4.2 और गुने 4.2 बट्टा आ जाएगा 6 गुने 6। ओके, और ये बराबर हो जाएगा h के। 6 एकम 6, 6 सत्ते 42 मतलब 0.7। 6 एकम 6, 6 सत्ते 42 मतलब 0.7। 3 एकम 3, 14 तिया 42 मतलब 1.4। तो h बराबर कितना आ गया, h बराबर आ गया 4 गुने 0.7 गुने 0.7 गुने 1.4। h कितना आ जाएगा, अब गुना कर लो। 7 चौके 28 या देखो 7 सत्ते 49 मतलब 0.49। 14 चौके 56 मतलब 5.6 गुना करो। 9 छाए 54 का 4, हाथ में 5, 6 चौक 24, 5 29। 9 पचे 45 का 5, हाथ में 4, 5 चौक 20 4 24, 4 आ गया। 9 5 14 का 4 कैरी 1, 4 2 6 1 7 और 2। 3 नंबर के बाद पॉइंट है, यहां 3 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब कितना मिल गया 2.744। और ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं, यूनिट सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर आ गया। तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई कितनी मिल गई, तो बेलन की ऊंचाई बराबर 2.744 सेंटीमीटर। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि दिए गए बंटन का माध्य 52 है तो अज्ञात बारंबारता निकालें। माध्य के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। तो पहले तो आप एक टेबल बना लो। और f गुने x। ओके, अब देखो क्या दिया गया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। अब देखो 10 से 20 विद्यार्थियों की संख्या मतलब बारंबारता आ जाएगा 5, 3, 4। अब ये नहीं पता, इसको आप x मान लो, 2, 6 और 13। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं? उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बट्टा 2 वर्ग चिन्ह होता है। इसका मतलब 20 प्लस 10 30, 30 बट्टा 2 मतलब 15, 30 प्लस 20 50, 50 बट्टा 2 मतलब 25, 40 प्लस 30 70, 70 बट्टा 2 मतलब 35, 50 प्लस 40 90, 90 बट्टा 2 मतलब 45, 60 और 50 110, 110 बट्टा 2 मतलब 55, 70 और 60 130, 130 बट्टा 2 मतलब 65, और 70 और 80 150, 150 बट्टा 2 मतलब 75। ओके, ये पता चल गया। यहां से देख लो कि सिग्मा का मतलब टोटल होता है। हम पहले सिग्मा एफ, बारंबारता को हम लोग क्या कहते हैं? एफ कहते हैं। पहले आप सिग्मा एफ ज्ञात कर लो, कितना आ जाएगा? ऐड करो, 13 6 19 2 21 4 25 3 27 और 5 32, आ जाएगा 27 और 5। एक बार और चेक कर लेते, 13 और 6 19, 19 2 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30, 30 और 3 33। यहां से आपको आ गया 33 प्लस एक्स। एफ एक्स ज्ञात करो। 15 को 5 से गुना करेंगे 75, 25 को 3 से गुना करेंगे 75, 35 को 4 से गुना करेंगे 5 चौक 20 के 0, हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14, 140। 45 को x से गुना करेंगे 45x, 55 को 2 से गुना करेंगे 110, 65 को 5 से गुना करेंगे 6 पंचे 30 के 0, हाथ में 3, 6 छाए 36 3 39, और 75 को 13 से गुना करेंगे 13 पचे 65 का 5, हाथ में 6, 63 91 6 97। इतना आ गया। अब इसको ऐड कर लो, ये आपको सिग्मा एफ एक्स बन जाएगा। 5 5 10, 10 5 15 का 5, कैरी 1, 8 7 15 4 19, 19 1 20, 20 9 29, 29 और 7 36 का 6, हाथ में 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 3 8 और 9 और 8 कितना? 17। यहां से 17 आ गया, और प्लस 45x, ये 45x आ गया। ओके, अब माध्य का फॉर्मूला यूज करो। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, और माध्य आपको दिया गया है क्वेश्चन में कितना है? तो माध्य 52 है, तो माध्य की जगह पे 52 रख लो। सिग्मा एफ एक्स कितना ज्ञात किए? 1765 और जोड़ 45x। सिग्मा एफ कितना है? 33 जोड़ x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब 52 से गुना हो जाएगा 33 जोड़ x का, और 1765 में ऐड हो जाएगा 45x। गुना करो 52 को 33 से, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 6 6 5 11 का 1 कैरी 1 5 1 6 1 7 और 1 1716। 52 को x से गुना करेंगे 52x, और ये बराबर हो जाएगा 1765 और जोड़ 45x के। x वाले को एक तरफ कर लो, तो 52x माइनस 45x, ये बराबर हो जाएगा 1765 माइनस 1716। 45 5 50 2 52, 7x। 15 में से 6 गया 9, और 5 में से 1 गया 4, ये आ गया 49। हमें चाहिए x का वैल्यू, तो x बराबर हो जाएगा 49 बट्टे 7, 7 कम 7 7 7 49, x 7 के बराबर आ गया। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि x का अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें। हमने अज्ञात बारंबारता को x मान रखा, और x का वैल्यू हमें 7 के बराबर मिल गया। यही आपका सही उत्तर होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 7 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। इसमें 6 छात्रों के भार क्रमशः 52, 58,
55, 53, 56 और 54 किलोग्राम है। 7वें छात्र का भार ज्ञात करें। आपको यह पता है कि औसत का ही मतलब हम लोग माध्य कहते हैं, और माध्य का फॉर्मूला आपको पता है कि सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। इसका मतलब आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो माध्य बराबर, अब देखो 7 स्टूडेंट है ना, 7 छात्र है, इसको आप x1 करके x7 तक कर लो, x1 x2 और ये कहां तक का सम x7 तक का, और बट्टा आ जाएगा 7। अब देखो माध्य हमें दिया गया है, कितना दे रखा है 55, तो माध्य 55 आ गया। औसत भार को ही हम लोग माध्य कहते हैं। x1 कहने का मतलब 52, x2 कहने का मतलब 58, x3 कहने का मतलब 55, x4 कहने का मतलब 53, x5 कहने का मतलब 56, x6 कहने का मतलब 54 और x7 नहीं पता है, इसको आप x रहने दो और बट्टा आ जाएगा 7 के। कोना कोनी गुना करो तो 55 का गुना हो जाएगा 7 के साथ और ये बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ो 4 6 10 3 13 5 18 और 8 26 और 2 28 का 8, हाथ में 2 5 2 7 5 12 12 5 17 17 और 5 22 22 और 5 27 27 और 5 32, यह आ गया 328। जोड़ x गुना कर लो, 7 पचे 35 का 5 हाथ में 3, 7 पचे 35 3 38 और यह बराबर हो जाएगा 328 और जोड़ x के। x बराबर कितना आ जाएगा 385 माइनस 328, माइनस करो, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 2 गया 5 और 3 में से 3 गया 0, तो मतलब कितना आ गया 57 किलोग्राम या 57 केजी। क्वेश्चन में पूछा गया 7वें छात्र का भार क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं अतः 7वें छात्र का भार बराबर 57 किलोग्राम। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी कारण से 13 खराब पेन 143 अच्छे पेन से मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छया निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आपको यह पता है, क्वेश्चन में पूछ लिया गया अच्छे होने की प्रायिकता। हमें प्रायिकता का फॉर्मूला पता है, क्या होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। यहां से आप पहले यह देखो कि कुल संभव परिणाम कितना है। कुल संभव परिणाम या कुल संभव परिणामों की संख्या। अब कुल संभव परिणामों की संख्या का मतलब हो गया खराब प्लस अच्छा। खराब कितना 13, अच्छा कितना 143 और 13 में 143 जोड़ेंगे तो 156 आ जाएगा। अब अच्छे पेन की संख्या कितनी है, अच्छे पेनों की संख्या। ये देखो अच्छे पेनों की संख्या हमें दिया गया है कितना, तो ये हमें 143 दिया गया। अब एक चीज समझ लो, अनुकूल परिणाम आपके लिए 143 हो गया और कुल परिणाम आपके लिए 156 हो गया। हमें क्वेश्चन में पूछा गया प्रायिकता किसकी, एक अच्छा पेन की, एक अच्छा पेन की। अब एक अच्छा पेन की प्रायिकता, इसका मतलब यह आ जाएगा 143 और बट्टा 156, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशम के जीतने की क्या प्रायिकता है। अब आपको यह पता होगा कि किसी भी, अगर हम प्रायिकता की बात करेंगे तो जीतना अब प्लस हारना दोनों बराबर मिलकर एक हो जाएगा। हम लोग मान लेते हैं कि संगीता के जीतने की प्रायिकता x है और रेशमा की जीतने की प्रायिकता y है। यहां से आप कह सकते हो माना कि संगीता
के जीतने की घटनाएं बराबर m, और माना कि रेशमा के जीतने की घटनाएं बराबर u। अब संगीता के जीतने की घटनाएं क्या हो जाएगी, इसको हम लोग कहेंगे P ऑफ M, और ये हमें कितना दिया गया 0.62। तो अगर हम रेशमा की जीतने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, तो यहां से देखो, एक को हमने M मान लिया, एक को हमने U मान लिया, या XY भी मान सकते हो, PQ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। यहां से आप कह सकते हो P ऑफ U किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस PM के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब 1 माइनस 0.62 कितना आ जाएगा, यह आपको आ जाएगा 8 और 3, तो 0.38, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि 46 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसको निकालने का दो तरीका। पहला तरीका यह है कि वृत्त की परिधि का यूज करते हुए त्रिज्या निकाल लेंगे, और इसके बाद त्रिज्या हमें पता चल गया, और चतुर्थांश कहने का मतलब थीटा 90 डिग्री होगा, तो यहां से हम लोग त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और निकालने का दूसरा तरीका यह है कि परिधि का यूज करके त्रिज्या निकाल देंगे, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहने का मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4, तो वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 करेंगे तो भी हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आपको जो तरीका आसान लगे आप उसका यूज करके सॉल्व कर सकते हो। वृत्त की परिधि यह हमें दिया गया है 66 सेंटीमीटर के बराबर। अब यूनिट रहने दो, बाद में यूज करेंगे। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr, यह 66 के बराबर होगा। इसका मतलब 2 गुने पाई के प्लेस पे 22/7, त्रिज्या अज्ञात है, r रहने दो, 66 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब r बराबर हम लिख सकते हैं 66 गुने 7/22, और ये इस तरफ गुना में है तो भाग में आ जाएगा 1/2। 22 से कम 22, 22 तिया 66, 7 को 3 से गुना करने पे 21, और 21/2 कहने का मतलब 10.5 सेंटीमीटर आ गया, त्रिज्या आ गया। हमें पूछा गया था वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और वृत्त के चतुर्थांश कहने के क्षेत्रफल का मतलब होता है वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4, और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पायर स्क्वायर बट्टे 4 करेंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4 गुने पाई के जगह पे 22/7, त्रिज्या r है, इसका मतलब 10.5 का स्क्वायर करने पे ये 10.5 का स्क्वायर रहा। इसको आप लिख सकते हो 1/4 गुने 22/7 गुने 10.5 और गुने 10.5। सॉल्व करो, 7 से अगर करेंगे तो 7 कम 7, 7 × 5 = 35, 2 दूना 4, 11 दूना 22। अब तो डिवाइड कर पाना संभव नहीं है, गुना कर लो। 11 को 1.5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5, 5 1 6, 1 16.5, 16.5 को 10.5 से गुना कर लो। 25 25 का 5, 2 16 5 80, 2 82, और यहां पे आ जाएगा 5 6 1, तो 5 2 8 5 13 का 3 कैरी 1, 16 1 17, 2 नंबर के बाद पॉइंट 173.25 आ गया। यहां से आपको आ गया 173.25, और ये बट्टा में 2 आ जाएगा। अब 2 से भाग कर लो, 2 से भाग करने पे 2 8 16, 1 17, 3 आ गया, 2 छक्के 12, 1 आ गया, दशमलव देंगे 2 आएगा, 2 छक्के 12 कट गया, 5 आ गया, 2 दूना 4, 1 आ गया, 0 आ गया, 2 पंचे 10 कट गया। इसका मतलब यहां से आपको 86.625 यूनिट सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि धातु के 3 घनों के किनारे की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया, तो नए घन के किनारे की लंबाई क्या होगी? पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। अब एक चीज समझो कि 3 घन को पिघला करके नया घन बनाया गया, इसका मतलब तीनों घन का हम क्या कर लेंगे? पहले आयतन निकाल लेंगे, और तीनों घन के आयतन को जोड़ने के बाद जो बनेगा वो नए घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तब वहां से आप नए घन का किनारा निकाल सकते हो। यहां से हम डायरेक्ट कह सकते हैं नए घन का आयतन बराबर नए घन का आयतन बराबर पहला जोड़ दूसरा जोड़ तीसरे घनों का आयतन। अब क्यों आया, कैसे आया, यह हम आपको पहले बता चुके हैं। अब पहले घन का आयतन करेंगे ज्ञात, तो हमें यह पता है कि घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। हम लोग मान लेते हैं कि नए घन के आयतन का इसको भुजा और यह भुजा क्यूब, और यह बराबर हो जाएगा पहले घन का आयतन मतलब पहले भुजा का क्यूब, तो 3 का क्यूब। दूसरे घन का आयतन मतलब दूसरी भुजा का क्यूब, तो 4 का क्यूब। तीसरे घन का आयतन मतलब तीसरी भुजा का क्यूब मतलब 5 का क्यूब। सॉल्व कर लो इसको आप। हमें पूछा गया नए घन के भुजा, तो भुजा का क्यूब और ये बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब करेंगे 3 तिया 9 तिया 27, 4 का क्यूब करेंगे 4 चौके 16 चौके 64, 5 का क्यूब करेंगे 25 25 पंचे 125, तो भुजा बराबर आ जाएगा क्यूबिक रूट 27 प्लस 64 प्लस 125। भुजा बराबर हो गया क्यूबिक रूट 7 4 11 5 16 का 6 कैरी 1, 3 6 9 2 11 का 1 कैरी 1, और ये 1 1 2 216 आ गया। यहां से भुजा बराबर कितना आ गया? तो आप इसको लिख सकते हो भुजा बराबर क्यूबिक रूट 6 6 36 6 216 होता है, मतलब 6 गुने 6 या यहां से 6 निकल के आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो 6 सेंटीमीटर भुजा। हम लोग कह सकते हैं अतः नए घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां आपसे पूछा गया निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। अब आपको पता होगा कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना काफी आसान है। हम लोग पहले क्या करते हैं, जब भी माध्यिका ज्ञात करते हैं तो पहले दिया गया डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो पहले आप आरोही क्रम में लिख लो। अब लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट सजा लो। अब आरोही क्रम में सजाएंगे, पहले 12 आएगा, 13 आएगा, फिर 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा और 19 आएगा। आरोही क्रम में आ गया। अब आपको यह चेक करना है कि टोटल है कितना, 1 2 3 4 5 6, n बराबर कितना आ गया, n बराबर 6 आ गया। 6 क्या है, सम है या विषम है? आप बोलोगे सर सम है। अगर सम है तो हमें यह पता है कि सम होगा तो अलग फॉर्मूला यूज होगा, विषम होगा तो अलग फॉर्मूला यूज होगा। सम वाला फॉर्मूला आप यूज कर लो। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है 1/2 n/2वां चर अजोड़ n/2 जोड़ 1वां चर, यही फॉर्मूला होता है। अब यहां से आपको मिल जाएगा 1/2 और n के जगह पे कितना 6, तो 6/2वां चर n/2 मतलब 6/2 जोड़ 1वां चर। सॉल्व करो इसको। इसको आप लिख सकते हो 1/2, 6/2 मतलब तीसरा चर, और 6/2 मतलब 3 और 1 चौथा चर, 1/2। अब देखो कि तीसरा चर क्या है, 1 2 3,
तीसरा चर 16 है, चौथा चर क्या है 17 है, यहां से आपको आ गया 16 जोड़ 17, 7×13 का 3 कैरी 1, 2 1 3, 33/2, या आप इसको लिख सकते हो 16.5 या 16.5, सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि यदि टेन थीटा बराबर a/b तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बत्ता a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे यहां पे समझो, हमें क्या दे रखा है, टेन थीटा a/b के बराबर दिया गया, ज्ञात क्या करना है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बट्टा a sin थीटा जोड़ b cos थीटा। अब एक चीज करो आप कि ऊपर नीचे आप cos थीटा से भाग कर लो। अब आपके मन में होगा कि सर हम ऊपर नीचे cos थीटा से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें tan थीटा दिया गया और हमें पता है कि sin बाय cos tan हो जाता है। ऊपर नीचे या अंश और हर को cos थीटा से भाग करने पर अगर भाग करेंगे तो यह आ जाएगा बराबर a cos थीटा सॉरी a sin थीटा माइनस b cos थीटा बट्टा cos थीटा बट्टा a sin थीटा जोड़ b cos थीटा बट्टा cos थीटा। अब समझने की कोशिश करो यहां से, अब देखो a sin थीटा बटा cos थीटा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा a tan थीटा माइनस b cos थीटा बट्टे cos थीटा करेंगे तो एक आ जाएगा, या इसके जगह पे b गुने 1 को b लिख सकते हैं। a sin थीटा बट्टा cos थीटा tan थीटा आ जाएगा, इट मींस a tan थीटा जोड़ b cos थीटा बट्टे cos थीटा, ये b आ जाएगा। अब हमें tan थीटा का मान पता है पहले से, कितना a/b, इसका मतलब इसको लिख सकते हो a गुने a/b और माइनस b बट्टा a गुने a/b और प्लस b। सॉल्व कर लो, इसको आप लिख सकते हो a को a से गुना करेंगे a² बट्टा b और माइनस b, a से a को गुना करेंगे a² बट्टा b प्लस b। अब यहीं पे सॉल्व कर लो, b लघुत्तम ले लेंगे, यहां से आ जाएगा a² माइनस b², b लघुत्तम ले लेंगे तो आ जाएगा a² प्लस b², b से b कट जाएगा, इसको आप यहां से लिख सकते हो a² माइनस b² बट्टा a² प्लस b²। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि b ऊपर जाएगा और b नीचे आएगा तो b से b कैंसिल होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो 3 शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करें। सबसे पहले देखो कि अगर 3 सिक्के को हम लोग उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, एक सिक्के को अगर हम लोग उछालते हैं तो कितना आता है, तो 2 आता है। 2 सिक्के को उछालते हैं कितना आता है, 4 आता है, और 3 सिक्के को उछालेंगे तो 8 आएगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम जिसको हम लोग NS कहेंगे, और यह हमें 8 के बराबर दिया गया। और कुल अनुकूल परिणाम कितना है, या आप इसको लिख सकते हो अनुकूल परिणाम जिसको हम लोग NE कहेंगे, और यह कितना दिया गया। अब NE कैसे ज्ञात करेंगे, पहले यह समझो कि क्वेश्चन में कहा गया कि तीनों शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। तीनों शीर्ष कहने का मतलब तीनों पे हेड ही आना चाहिए, हेड हेड हेड, और हेड 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 सिर्फ एक ही बार आ सकता है, इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमें पूछा गया
प्रोबेबिलिटी क्या है या प्रायिकता क्या है। प्रायिकता कितना होगा, हमें यह पता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या होती है, या NE बट्टा NS। अब NE के जगह पे 1, NS के जगह पे 8, 1/8 सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग कर 963 तथा 657 का मौसौ निकालें। यहां से देखो कि भाज्य कितना हो जाएगा, भाज्य बराबर 963 और भाजक, तो भाजक बराबर आ जाएगा 657। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अब एक चीज करो, अपने काम को आसान करने के लिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं। 963 को अगर भाग करते हैं 657 से, कितना आ जाएगा, 657 एकम 657, 13 में से 7 गया 6, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 6 गया 3। अब 657 आ गया, दूना करेंगे तो 612 आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 1 गया 4, कट गया, 45 से 306 आ जाएगा, छक्के करेंगे 6 पंचे 30 का 0 हाथ में 3, 6 चौक 24 3 27, 6 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, कट गया, 36 के बाद 45 आ जाएगा, 36 एकम 36, 9 45, 9 के बाद 36 आ जाएगा, तो 9 चौका 36, कट गया। अब एक चीज करो, यहां से देखो 963 को क्या लिख सकते हो, तो 963 बराबर हो जाएगा, हमें यह पता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल, मतलब 657 गुने 1 और जोड़ 306। अब यही काम यहां 657 के लिए किया गया, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, तो 657 बराबर 306 गुने 2 और जोड़ 45। फिर यह काम यहां दोहराया गया, तो 306 बराबर हो जाएगा 45 गुने 6 और जोड़ 36। इसके बाद 45 बराबर हो गया 36 गुने 1 और जोड़ 9, और 36 बराबर हो गया 9 गुने 4 और जोड़ 0। यह प्रक्रिया को हम लोग रोक देते हैं कब, जब यहां पे 0 के बराबर आ जाए। यहां से डायरेक्ट आपको क्या मिल गया, HCF कितना का, तो 963 और 657 का, और ये किसके बराबर हो गया, ये 9 के बराबर हो गया। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 6x² प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। अब द्विघात समीकरण का यूज करना है। यहां से देखो हमें दे रखा है 6x² प्लस 17x प्लस बराबर 12 बराबर 0। यहां से पहले ABC ज्ञात कर लो। a किसको कहते हैं, x² का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है, कांस्टेंट टर्म c कहलाता है। ABC मिल गया। हमें पहले जरूरत किसकी होती है, d की। d को हिंदी में विविक्त कर कहते हैं, या इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं इंग्लिश में, और इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब b² कहने का मतलब b के स्थान पे 17 है, 17 का वर्ग 4 गुने a के जगह पे 6 है और c के जगह पे 12 है। 17 का वर्ग करेंगे 17 17 289, 6 चौक 24, 24 को 12 से गुना करेंगे, 24 दुना 48 का 8, हाथ में 4, 24 से कम 24 और 4 28। ये कितना आ गया, 289 माइनस 288, ये 1 के बराबर आ गया। आपको यह पता है कि 1 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब दिए गए समीकरण का मूल वास्तविक होगा। अब मूल वास्तविक होगा तो हमें मूल ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेते हैं। तो अल्फा निकाल लो। अल्फा का फॉर्मूला होता है माइनस बी जो रूट डी और बट्टा 2a। इसका मतलब माइनस बी के जगह पे कितना है 17, तो ये माइनस 17 हो जाएगा। रूट डी मतलब रूट अंडर 1, 2a मतलब 2 गुने 6, यहां से आप लिख सकते हो माइनस 17
जोड़ 1/6 को 2 से गुना करने पे 12, -17 और +1 -16, -16/12, 4 तिया 12, 4 चौक 16, यहां से आपको -4/3 आ गया। अब बीटा निकाल लो। बीटा का फॉर्मूला होगा -b -√d/2a। -b कहने का मतलब b कितना है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। -√1/2 × 6, तो -17 और -1 बट्टा 6 दूना 12, कितना निकल गया, तो -18 और बट्टा 12, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, यहां से कितना मिल गया, -3/2 मिल गया। यहां से अल्फा और बीटा का मान ज्ञात हो गया। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, मूल क्या होगा, ये -4/3 और -3/2, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब एक चीज समझो कि अगर 2 सिक्के को उछाला जाएगा तो कुल संभव परिणाम 4 हो जाएगा। 2 सिक्कों के उछालने पर संभव परिणाम, और संभव परिणाम किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। बोलोगे सर कैसे, तो हमें पता है कि 2 सिक्कों को उछालेंगे या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। इसके अलावा और तो कुछ नहीं आ सकता, 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया कि कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या है। अब एक पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या है, 1, 2 और 3, 3 में एक पृष्ठ दिखाई पड़ रहा है, तो कम से कम एक पृष्ठ आने का परिणाम बराबर 3 के हो गया। अभिष्ट प्रायिकता पूछा गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना है, 3, कुल संभव परिणाम कितना है, 4, तो 3/4 आपका सही उत्तर हो जाए। 31 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यहां पूछा गया कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करें। ओके, अब यहां पे समझो क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में यह कहा गया कि व्यास 3 मीटर और गहराई 14 मीटर का एक कुआं खोदा जाता है। हम लोग सपोज करते हैं कि यह कुआं खोद लिया गया, इस तरीका का एक कुआं होगा, और क्वेश्चन में कहा गया कि कुआं से जो मिट्टी निकलता है, मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, यहां से समझो, पहले हमें क्या दे रखा है, अगर हमें इसका व्यास 3 मीटर दिया गया, इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 1.5 मीटर, और गहराई हमें 14 मीटर दिया गया, इसका मतलब ऊंचाई कितना आ जाएगा, 14 मीटर के बराबर, 14 मीटर आ जाएगा। तो पहले तो आपको आयतन ज्ञात करना है ताकि यह पता चल सके कि इस कुआं से मिट्टी कितना निकला है। तो जितना आयतन होगा इसका, हम लोग क्या करते हैं, पहले बांध की ऊंचाई को h मान लेते हैं। माना कि बांध की ऊंचाई बराबर h मीटर। ओके, अब मिट्टी का आयतन बराबर बेलनाकार कुएं का आयतन, मिट्टी का आयतन
बराबर बेलन का आयतन या बेलनाकार कुएं का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आ जाएगा। आर स्क्वायर कहने का मतलब त्रिज्या कितना है 1.5, 1.5 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितना दिया गया 14, ये 14 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो यहां से पाई गुने 15 का वर्ग करने पे 15 15 225, मतलब आ जाएगा 2.25 और गुने 14, गुना कर लो। 14 पंचे 70 का 0, कैरी 7, 14 दूना 28 है 7, 35 का 5, हाथ में 3, 14 दूना 28 और 3 31, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, पॉइंट पुट कर लो। इतना पाई और मीटर क्यूब आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 31.5 पाई मीटर क्यूब। अब बांध का आयतन आप ज्ञात कर लो। बांध का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब बोलोगे सर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा? क्वेश्चन में कहा गया है यहां पे कि इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए। अब देखो 4 मीटर चौड़ी यहां से होगी, ये कितना है 1.5 मीटर है, तो इसका मतलब ये अगर टोटल हम लोग देखें तो ये 1.5 अब प्लस 4 5.5 हो जाएगा। इसको आप बड़ा आर के जगह पे ले सकते हो। इसको पहले लिख लो आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर और इंटू एच। पाई को पाई ही रहना। बड़ा आर कितना आ गया 5.5 का स्क्वायर। कैसे आया ये बता चुके हैं। छोटा आर कितना है 1.5 का स्क्वायर। और एच के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसको आप ऐसे ही रहने दो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 5.5 जोड़ 1.5 गुने आ जाएगा 5.5 माइनस 1.5 और गुने एच। पाई गुने ऐड करो 5 5 10 का 0 कैरी 1, 5 1 6 1 7 माइनस करेंगे 5 में से 1 गया 4 और गुने कितना आ जाएगा एच। इसको लिख सकते हो 7 चौके 28 पाई एच मीटर क्यूब आ गया बांध का आयतन। आपको इतना पता होगा कि बांध का आयतन और मिट्टी का आयतन समान हो जाएगा, चूंकि बांध का आयतन अब बांध का आयतन कितना निकला 28 पाई एच। मिट्टी का आयतन कितना निकला तो 31.5 पाई। अब गौर से देखो पाई से पाई को काट सकते हो, हमें चाहिए एच कितना आ गया 31.5 और बट्टे 28। अब 28 से भाग कर लो आप 31.5 को, 28 से कम 28, 3 31.5, 28 से कम 28, 7 35 0, 28 दूना 56, 4 60 10 28 दूना 56 होगा ना, 56 4 60 10 70 0 आ जाएगा। 28 पंचे 140 कट गया ये। यहां से आपको कितना मिल गया 1.125। एच आपने किसको माना था बांध की ऊंचाई को एच मीटर माना था, तो ये आ जाएगा इतना मीटर। तो हम लोग कह सकते हैं बांध की ऊंचाई बराबर, ये बराबर हो गया 1.125 मीटर। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके।